बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आया है और मेरा ख्याल से दे शुड बी लुक्ड एट सीरियस कंटेंडर्स नाउ टाइटल के लिए। Educate a girl in Pakistan every day is for women. बेसिक आइटम है कि पानी से रोटी खा ली जाए। पाकिस्तान में अब आप क्या समझते हैं, कंज्यूमर राइट्स हैं क्या? Statutory limitation, you have to be responsible for those things. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दुनिया बोल है, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग नाजरीन। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मेरे साथ मौजूद है मुदस्सर इकबाल। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारा तारुफ करवा दिया। आज पीर का दिन है लेकिन एक ख़ास दिन है कि आज आखिरी शो हमारा होगा मॉर्निंग में और उसके बाद कल से रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो रहा है। तो फिर कल शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपके साथ होंगे और बहुत सी बातें और बहुत कुछ होगा। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ जो हम करने जा रहे हैं वो इस उम्मीद, इस दुआ, तवक्को के साथ कि आपका दिन आज का बहुत अच्छा गुजरे। और कोट ऑफ द डे में भी आज रमज़ान मुबारक के हवाले से ही बात है कि नुज़ूल कुरान के महीने की आमद है और अल्लाह ताला ने कुरान की सूरह बकरा में फरमाया कि ए ईमान वालो, हमने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए जैसे तुमसे पिछले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम्हें तकवा और परहेज़गारी हासिल हो। कल सऊदी अरब समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पहला रोज़ा जो है वो रखा गया सहरी, और आज आई थिंक उनका रोज़ा होगा, पहला रोज़ा है, पहला रोज़ा है। और जबकि आज पाकिस्तान में भी पहली तरावी अदा की जाएगी और कल पाकिस्तान भर में मुसलमान रोज़ा रखेंगे। और माह सियाम की आमद के साथ ही कल से हमारे शो की रमज़ान की टाइमिंग भी शाम 4 बजे से 6 बजे हो जाएगी, तो देखना मत भूलिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अब रमज़ान आ रहे हैं तो लोग जो है बहुत नखरे भी करते हैं और कहते हैं हमसे नहीं रखे जा रहे, हमें काम पर जाना है, ये वो। तो ये सारे बहानेबाजी छोड़ें और अब रोज़े रखें। जो चीज़ मेन फोकस है, अल्लाह मियाँ ने जिसलिए हमें इस दुनिया में भेजा है, तो हम ये महीना इबादत का है और इसमें आपको छोटी छोटी नेकियों से भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल। और जो ख़ास तौर पर हम प्रोग्राम के हवाले से अगर बात करें कि जो कल से रमज़ान मुबारक में है तो सियासी अहवाल भी होगा नाज़रीन उस शो में। बोल जायके में मज़े के आसान खाना पकाने की टिप्स भी आपको देंगे। फिलहाल नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो जनाब, बड़ी खबर ही आज ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दोबारा से सदर मुमलिकत जो हैं वो बन चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने सारे ओहदे तो छोड़ दिए लेकिन सदर मुमलिकत का ओहदा उन्होंने ले लिया और आसिफ अली जरदारी इस वक्त सदर मुमलिकत की हैसियत से के मुकाबले में आसिफ अली जरदारी को इस बार थोड़े कम वोट मिले, ये भी मैं ज़रा लेकिन यह कि सबसे ज़्यादा इस वक्त भी वोट उनको मिले हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले वो शख्स हैं जो 2 बार सदर मुंतखब हुए हैं सिविल हैसियत में। तो ये भी एजाज़ बहरहाल आसिफ अली जरदारी के नाम रहा है। तो एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनी है, जो एक बड़ा अहम मामला, ये सोचा जा रहा था कि शायद काबीना में होंगे, लेकिन आईनी ओहदे की जानिब ज़रूर बढ़े हैं। तो जनाब, हम भी बढ़ते हैं अब बड़ी खबर की जानिब। पीपल्स पार्टी ने सारे ओहदे छोड़ दिए, सदर का ओहदा ले लिया। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुमलिकत के ओहदे पर फायज। सदर के इख्तियारात ख़त्म करके इस ओहदे को अलामती बनाने वाले शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने लिए दोबारा इस ओहदे का इंतखाब क्यों किया, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने डूबती नैया पार लग गई है। लाहौर कलंदर से जीत के बाद प्लेऑफ में जगह बना ली। इस्लामाबाद ने मुल्तान की जीत का तसलसल तोड़ दिया। पीएसएल के आखिरी मरहले में भी अब तक किसी टीम को भी फेवरेट करार नहीं दिया जा रहा। सऊदी अरब में पहला रोज़ा आज। पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी आज चांद देखने बैठेगी। रमज़ान की आमद के साथ खलीजी ममालिक में तारीखी डिस्काउंट्स का आगाज़। पाकिस्तान में अशिया खुरोनोश की कीमतों को पर लग गए। और हिम्मत और अज़म हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं। लाहौर के ट्रैफिक वार्डन ने साबित कर दिखाया कि साउथ एशियन स्टडीज़ में डॉक्टरेट की डिग्री मुकम्मल करने वाले डॉक्टर हबीबुर रहमान आज होंगे दुनिया बोल के मेहमान। तो जनाब, आज ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, बहुत अच्छे मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। तो आज के शो बड़ा अच्छा, और फिर मैं कहूँगा कि मॉर्निंग शो फिर आज आखिरी है, रमजान मुबारक इवनिंग शो हो जाएगा फिर। बिल्कुल। और कल का मैच आपने देखा?
यस। अच्छा, मैंने कल का मैच, क्योंकि मैं घर में बैठा हुआ था तो मैच देखा। अच्छा, मैं एक्साइटेड थी बिकॉज आई वाज क्यूरियस अबाउट द कराची किंग्स, क्योंकि इस्लामाबाद के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि इस्लामाबाद जीतेगी तो कराची किंग का कुछ होगा, तो आई वाज वाचिंग बिकॉज ऑफ कराची किंग, बट इन द एंड क्या कर सकते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जिस तरह से कमबैक है, लाहौर कलंदर को जिस तरह उन्होंने हराया ना आखिर में। अच्छा, लाहौर की परफॉर्मेंस वैसे भी सीरीज में आपके सामने ही है। एग्जैक्टली, तो बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप होने के बावजूद भी जो है वो अजीबो गरीब मामला था। लेकिन कल के 2 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड बामुकाबला मुल्तान सुल्तान्स, और इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर जीत गया, और साथ ही साथ दूसरा मैच जो कोयटा ग्लैडिएटर्स का था लाहौर कलंदर के साथ, वो भी बड़ा कमाल मैच हुआ और बड़े क्लोज मार्जिन के साथ दोनों मैचेस जो हैं। और ख़ासतौर पर कोयटा ग्लैडिएटर में तो मैंने देखा कि आखिर में जब वसीम जूनियर ने छक्का मारा तो उसके साथ ही सर डेविड रिचर्ड खुद ग्राउंड में आ गए, इतने वो जज्बाती हुए। तो ये दोनों मुकाबले बहरहाल बड़े ज़बरदस्त रहे हैं, और कल का संडे जिन्होंने घर में बैठ के मेरी तरह गुजारा है उनके तो बहरहाल अच्छा टाइम अच्छा मैच अच्छी मिल गई थी उनको। सही, तो ये तो मैच जनाब चल ही रहे हैं PSL के, लेकिन जो असल मैच था वो अब तकरीबन आखिरी मराहल में मुकम्मल हो रहा है, और वो है गवर्नमेंट फॉर्म होने का, आइनी ओहदे जो पाकिस्तान के उनके मुकम्मल होने का। तो आसिफ अली जरदारी दूसरी बारी शरीक चेयरमैन PPP मुल्क के 14वें सदर बन गए हैं। आसिफ अली जरदारी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। इसी पर बात करने के लिए रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आसिफ अली जरदारी जो है वो सादा अक्सरियत से सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए हैं, और 14वें पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ भी उठा लिया, और आप ख़ुद भी इस तकरीब में मौजूद थी। तो किस तरीके से आप लोगों ने उस तकरीब को एंजॉय किया, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि कोई सदर जो है वह 2 बार मुंतखब हुआ? जी बिल्कुल, आपको भी मुबारक हो, और ये कौम भी इस बात की इन सबको मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि एक सिविलियन सदर दूसरी बार मुंतखब हुए। आपको याद होगा कि जब सदर जरदारी साहब का पहला टेन्योर था तो 18वीं तरमीम के ज़रिए सदर मुमलिकत ने अपने तमाम अख्तियारात पार्लियामान को मुंतकिल किए। NFC अवार्ड आया जो कि मुतफ़िका था, इसी तरीके से आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान आया, और ऐसे इक़दाम किए गए, और बिलख़ुसूस ख़वातीन के लिए ऐसी लेजिस्लेशन की गई जो आज तक उनके असरात जो हैं हम और आप जैसी ख़वातीन जो हैं वो ले रही हैं। मैं समझती हूँ कि आज के माहौल के अंदर जहाँ पर सियासी गहमा गहमी है, जहाँ पर द टेम्परेचर्स आर रेज, वहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब जो मफाहमत के बादशाह भी कहलाते हैं, वहाँ अपना एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, आने वाले दिनों के अंदर बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ी चीज़ें हैं जो होनी हैं, इस्लाहात होने हैं, और सदर जरदारी साहब ने तमाम लोगों को साथ लेके चलना है बहैसियत सदर मुमलिकत, क्योंकि वो फेडरेशन की अलामत होती है। और सदर जरदारी साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि उन्होंने हर चीज़ मफाहमत से की है, हर चीज़ कंसेंसस से की है। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब एक ऐसा दौर आने वाला है जहाँ पर हम देखेंगे कि अच्छे इस्लाहात होंगे, चाहे वो जुडिशल इस्लाहात हों, चाहे वो इलेक्टोरल इस्लाहात हो, अच्छी लेजिस्लेशन होगी। वफाक की अलामत होने के साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी सियासी बसीरत से इस हुकूमत को भी गाइड करना है, किस तरीके से इन्होंने आवाम के लिए अच्छे सम्राट लेकर आने, आवाम को रिलीफ देना है। शर्मिला फारूकी साहब, लेकिन 58-2 भी आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने दौरे हुकूमत में ख़त्म किया। 18 अमेंडमेंट के बाद विफाक से सूबों को भी इख्तियारात मुंतकिल उनके दौर में, आपके दौरे हुकूमत में हुए थे, लेकिन एक बाइख्तियार सदर और एक कम इख्तियारात वाला सदर, तो क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर का ओहदा कबूल किया? काबीना की तरफ आप नहीं गए जहाँ बहुत सी चीज़ें हो सकती थी, आइनी ओहदे की तरफ क्यों आप लोग गए? देखिए जी, सदर मुमलिकत जब पहली बार उनका टेन्योर था उस वक्त भी उन्होंने खुद अपने इख्तियारात पार्लियामान को दिए। जी हाँ। पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता है जहाँ पर जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनको बाख्तियार बनाने की जरूरत होती है, और यही सदर जरदारी साहब ने कहा। सूबों को ज़्यादा वसाइल मिले, सूबे बेहतर तरीके से अपने मामलात देख सकते हैं, और इस वक्त सदर जरदारी साहब की ऐवान सदर में इसलिए भी ज़रूरत थी क्योंकि जितना मैंने पहले भी आपसे कहा, मफाहमत और रवादारी के साथ आगे चलना है, और एक ऐसी अलामत, एक ऐसी शख्सियत वहाँ पर होनी चाहिए थी जो जानती हो
किस तरीके से सबको साथ लेके चल रहा है, और सदर जरदारी साहब से बेहतर ये कोई नहीं जानता। अच्छा शर्मिला फारूकी साहिबा, कराची की बात करें तो नून लीग की एक बड़ी इत्तेहादी जमात MKM ने भी इस बार सदर मुमलिकत को ही वोट दिया है, तो अब कराची में कुछ हम देख रहे हैं कि बेहतरी आएगी? देखिए इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि माजी के अंदर जो कराची के साथ और बिलखुसूस पूरे सिंध के साथ जो ज्यादती होती रही है, और हमने देखा है कि दीगर जमातों की जब हुकूमत रही है वफाक में तो सिंध को उसका हक नहीं मिला है, चाहे वो पानी के हवाले से हो, चाहे वो फेडरल PSDP के हवाले से हो। लेकिन हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस बार शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और सदर जरदारी साहब एज सदर मुमलिकत इन मामलात को ज़रूर देखेंगे और इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब काम होगा। शर्मिला फारूकी साहब, अब ये भी अब कहा जा रहा है कि शायद अगले मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा भी बन जाए, तो क्या ऐसा भी प्लान है कि अगले हिस्से अगला जो आया मरहला उसमें आप लोग काबीना के अंदर भी शामिल हो जाएंगे? देखिए ये सवाल दिन में मैं कोई कम से कम 12 दफ़ा इसका जवाब देती हूँ, और मेरे ख्याल है आप सब चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन जाए। देखिए अभी तक फिलहाल तो ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तक तो वही फैसला है जिसमें हमने वफाक में नहीं जाना। लेकिन अगर आगे जाके कोई ऐसे मामलात और हालात होते हैं जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होती है काबीना में, तो फिर इसका फैसला लीडरशिप करेगी। तो चेयरमैन सेनेट और 2 सूबों की गवर्नरशिप के हवाले से मामलात क्या फाइनल हैं, ये चीज़ें तय हैं? देखिए जी, ये पहले हमने कहा था कि जब सदर जरदारी साहब आएंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद गवर्नर्स का फैसला होगा। अच्छा शर्मिला फारूकी साहिबा, अब खारजा पॉलिसी के हवाले से भी हमारे ताल्लुकात अब इतने मजबूत नहीं हैं तमाम तर ममालिक से, तो आप क्या समझती हैं कि अब ऐसे कोई आइन में रिफॉर्म्स लाए जाएंगे ताकि पाकिस्तान के ताल्लुकात अपने दोस्त ममालिक से और जितने भी ममालिक हैं उनसे बेहतर हो सके? देखिए आइन में तरमीम के अलावा बल्कि उससे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक ऐसे वज़ीर ख़ारजा की ज़रूरत है जो अपनी रवादारी से और अपनी मेहनत से पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर ख़ारजा थे जी, तो उन्होंने बड़ी मेहनत से उन 16 माह के अंदर पाकिस्तान को दोबारा आलमी दुनिया के मैप के ऊपर नुमाया किया, बिलखुसूस क्लाइमेट चेंज के हवाले से। और मैं समझती हूँ कि जो भी वज़ीर ख़ारजा अब आएगा उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिलखुसूस खत्ते के अंदर पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अपने नेबर्स के साथ, उनमें बेहतरी आने की ज़रूरत है। चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो भारत हो, ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी और बहुत समझ के आगे चलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद पार्टी की रहनुमा। और अब देखते हैं कि सदर मुमलिकत भी आ गए हैं और अब आगे भी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं PSL की, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। यस, तो नाज़रीन, कोयटा ग्लेडिएटर से सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 6 विकेटों से हराकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले ही प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जबकि आज होने वाले मुकाबले में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट फरीस खान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरीस आपके वक्त का। कल का मैच बड़ा डिफरेंट, दोनों मैचेस के हवाले से अगर हम इनफैक्ट पहले मैच की बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो बड़ी जारहाना किस्म की बैटिंग हमें कॉलिन मंरो की जानिब से नज़र आई। उससे पहले मुल्तान सुल्तान्स ने बड़ा अच्छा और बहुत बड़ा स्कोर किया। तो क्या ये पिंडी की पिच ही हम समझें कि ऐसी थी कि बड़ा लंबा चौड़ा स्कोर हो जाए, या वाकई अब जो स्कोर करने का और रिदम है बैट्समैनों का वो भी नज़र आ रहा है? पहली चीज़ ये है आप शादाब खान से काफ़ी मुतासर हैं, कुछ मेरा नाम फरीस शाह है, फरीस खान नहीं है। बट एनीवे कोई मसला नहीं। बट कल का मैच जिसने देखा है वो होगा ही जरूर मुतासिर। कल जो है हमने जो क्रिकेट देखा है पिंडी में आया, पिछले साल भी पिंडी में 3 दफा 240 पे स्कोर बन के 2 दफा चेज हुआ था, तो पिंडी हाई स्कोरिंग तो होता है, लेकिन मेरा ख्याल से कल जो इस्लामाबाद ने चेज किया है वो इस टूर्नामेंट का शायद सबसे एक्साइटिंग मैच रहा है। और क्योंकि वो स्कोर भी लंबा चेज कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा वो 4 for 2 हो गए थे, उनके 4 रन पे उनके 2 बैट्स विकेट उनकी गिर रही थी, तो वहां से कम बैक करके जिस तरह शादाब और कॉलिन मनरो ने बैटिंग की है, उसके बाद हैदर अली ने अपना रोल प्ले किया और इवेंचुअली फहीम अशरफ और इमाद वसीम ने भी, जो 3 मैच पहले तक कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद क्यों खिला रहा है, ये आउट ऑफ फॉर्म है, उन दोनों ने भी काफी अच्छा फिनिश किया गेम को। तो इनक्रेडिबल गेम था मेरा ख्याल से, और शायद आज टूर्नामेंट का बेहतरीन गेम था। और इस्लामाबाद अब जो है प्लेऑफ में ना सिर्फ आया है
बल्कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आया है और मेरा ख्याल से दे शुड बी लुक्ड एट सीरियस कंटेंडर्स नाउ टाइटल के लिए। अच्छा फरीज, अब क्या देख रहे हैं, कराची किंग्स के कोई चांसेस बाकी हैं या नहीं? देखिए कराची किंग्स तो ऑफिशियली आउट हो चुका है। कराची किंग्स तो अब चारों टीम्स क्वालिफाई कर गई हैं। 2 जो है कराची और लाहौर वो बाहर हो गई हैं। अब सिर्फ ये सिचुएशन रह गई है और ये पहली दफा शायद हुआ है कि कोई भी मैच मीनिंगलेस नहीं है, क्योंकि आज और कल के मैचेस डिसाइड करेंगे कि टॉप 2 में कौन खत्म करेगा। और PSL जैसी लीग में टॉप 2 में जाने का काफी एडवांटेज इसलिए होता है बिकॉज आपके पास एक गलती की गुंजाइश होती है। बिकॉज आप जो पहला क्वालिफाई खेलते हैं, आप हार भी जाएं तो आप बाहर नहीं होते, तो टीम के पास काफी इंसेंटिव होता है कि वो टॉप 2 में खत्म करें। सो कराची तो डेफिनेटली बाहर हो गया है, लेकिन आज का मैच जो है पेशावर का कराची से और फिर मुल्तान का क्वेटा से कल, ये दोनों काफी जो है ये इंपॉर्टेंट मैचेस रहेंगे। सही। अच्छा फरीद से एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, दूसरा मैच जो था उसमें बड़ा अच्छा मैच नज़र आया, लाहौर और वर्सेस कोयटा, और इतना जज्बाती सा मैच था। तो हमने तो देखा आखिर में जिस तरह छक्का लगाया है और छक्के के साथ ही हर चीज़ ख़त्म हो गई और सब विविन रिचर्ड खुद ग्राउंड में उस वक्त जश्न मनाते हुए एंटर हुए हैं। ये लाहौर कलंदर्स बड़ा अच्छा खेला, उसके बावजूद जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग है और बॉलिंग में ही वो मार खा गए, क्या वजह है? देखिए लाहौर की स्ट्रेंथ बॉलिंग है कि नहीं, ये तो अच्छा सवाल है। देखिए लाहौर की स्ट्रेंथ बॉलिंग होती है आमतौर पे, लेकिन उनके अगर आप 3 बेस्ट बॉलर्स देखें जाएं हिस्टोरिकली तो वो हारिस रऊफ और वो राशिद खान है जो सब मौजूद नहीं है। तो लाहौर की ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके अलावा देखें कराची में पिंडी वाले स्कोर्स नहीं बनते, लेकिन 165 है जो उन्होंने कल स्कोर बनाया था, तो स्कोर भी थोड़ा कम था। तो आई थिंक वो स्कोर एक आध पार्टनरशिप की बात होती है कि वो स्कोर बन जाता है। लेकिन उसके बावजूद साउथ शकील ने लंबी इनिंग खेली, काफी अच्छी बैटिंग की। वो ज्यादा इतने फ्लूइड नहीं लगे जितना उन्होंने पहले कुछ मैचेस में जितना वो तेज खेले। उनका स्ट्राइक रेट भी थोड़ा कम था, लेकिन वो खड़े रहे इस पॉइंट तक ताकि उस पोजीशन में लाहौर रहे कि वो मैच कोयटा रहे कि वो मैच जीत सके। और फिर जाहिर बात है बाकी दूसरी तरफ बाकी प्लेयर्स ने आके अच्छा फिनिश किया उसको। अच्छा फरीज, ज़ाहिर आप एक्सपर्ट हैं, तो अभी परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी टीम है जिसको वो डिजर्व करती है कि हाँ भाई सीजन 9 का विनर होना चाहिए? देखिए डिजर्व तो मैं डिजर्व में यकीन नहीं करता मैं, भाई जो जीतेगा वो डिजर्व करता है। लेकिन देखें इस वक्त जो है ना, अगर आप मोमेंटम वाइज देखें तो 2 टीम जिन्होंने काफी अच्छा शुरू किया था, मुल्तान और क्वेटा, वो डिफरेंट रीजंस की वजह से थोड़ा उनका मोमेंटम लूज हुआ है। मुल्तान का मैंने आप ही के चैनल पे शाम को जो शो होता है उसमें बैठ के मैंने कहा था कि वो होम पे 4 मैचेस जीत गए 5 में से, लेकिन अब बाकी टूर्नामेंट वो अवे खेलेंगे, उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है अवे। और अब आप देखें कि वो मुल्तान के बाद 4 में से 2 मैचेस जीते हैं। क्वेटा भी सेकंड हाफ में थोड़े मैचेस कम जीता है, लेकिन इस्लामाबाद और पेशावर जो है मेरे हिसाब से सही टाइम पे मोमेंटम पकड़ा है उन्होंने। सो मुझे तो लग रहा है कि मैं उन दोनों टीम्स को प्रॉब्ली इस वक्त ज्यादा बैक कर रहा हूँ, क्योंकि जीतने को तो कोई भी जीत सकता है। लेकिन मुल्तान में एक की प्लेयर भी लूज किया है। मुल्तान जो है उनके रजा हेंड्रिक्स साउथ अफ्रीका वापस चले गए, उनका जो उसका स्केड्यूल यही था, तो उनको थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपनी 11 बनाने में। सो आई थिंक ये भी एक फैक्टर है। सो देखिए चारों स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, चारों कंटेंडर्स हैं, लेकिन आई वुड से कि जी इस्लामाबाद और पेशावर probably are looking like the team जिनके साथ मोमेंटम मौजूद है इस वक्त। चलें इस बात पे तो मेरा ख्याल है फरीस शाह, आप और मैं दोनों एक पे आ गए हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़लमी शायद अब फाइनल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोनों टीमों का जो बड़ा बैलेंस और परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी चल रही है। और आखिरकार फिर मेरी ख्वाहिश तो होगी पेशावर ज़लमी। बहुत शुक्रिया फरीद साहब का, आप मौजूद थे और क्रिकेट की और PSL की बातें भी चलती रहेंगी। लेकिन अब हमें एक ब्रेक ले लेना, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम टू दुनिया बोल है नाजरीन। वैसे तो वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन मुआशरे में ख़वातीन के किरदार को सराहने के लिए सिर्फ एक दिन काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसके लिए कहीं बहुत सारे रूप हैं और हर रूप में औरत अपनी मिसाल आप है। और औरत को हर शोर बेमिसाल बनाने के मिशन पर गामजन एक खातून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेडीज़ फंड की सरबराह हैं तारा अजरा दाऊद हमारे साथ इस वक्त कराची में। सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में तारा अजरा का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। तारा की काविश और लेडीज़ फंड अब तक सैकड़ों ख़वातीन को खुद मुख्तार बना चुकी हैं और उनकी इन्हीं खिदमात पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी उन्हें इस बार वुमेंस डे अवार्ड के लिए नामजद किया है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर तारा से कुछ बात करते हैं। तारा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तारा के मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि तारा क्योंकि बॉर्न इन कनाडा, तो थोड़ा सा इंग्लिश बहुत अच्छी है उनकी, उर्दू थोड़ी टूटी फूटी है, लेकिन हम काम चला लेंगे उसमें।
तारा से बात करते हुए कि वो तारा जितना काम कर रही है नाज़रीन इस वक्त ख़वातीन के लिए, और स्पेशली जो उनका असल काम है एजुकेटेड गर्ल, और मुझे उनका एक बड़ा अच्छा जो इसमें थीम में वो लगता है रमज़ान गिफ्ट है जो तारा हमारे लिए लेकर आई है, और इसके अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज भी है, लड़की पढ़ाओ हर ड्रीम्स। मुझे हमेशा ये बहुत अच्छा लगता है जब भी तारा का ये काम देखते हैं। वेलकम टू तारा शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन एंड हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। थैंक यू। इंटरनेशनल वुमेन्स वीक मंथ yeah. Roll air. That's much better. Ladies fun and educate a girl, and Pakistan every day is for women. Yes, you are right. So Tara, tell me that how can you do so much just being a woman? Because you have the nominee for different awards and all that. So how are you feeling about this? हम बड़ा खुश है, and I feel so inspired by you as well. Look how much you're doing all the time. There's not anything a Pakistani woman cannot do. From any level, any class, once she puts her mind to it. अच्छा तारा, अभी आपको एक वुमेन्स लॉयर्स की जानिब से अवार्ड दिया गया, ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं, और दूसरा आपको गवर्नर सिंध की जानिब से अवार्ड, अभी वो भी सेरेमनी होने जा रही है। फिर आपको एजुकेशन के ऊपर जो है अवार्ड्स, डिफरेंट अवार्ड्स हैं, लेकिन असल चीज़ है जो लेडीज़ फंड है, ये आपने क्यों स्टार्ट किया हुआ है? So हमारा लेडीज़ फंड शुरू करो for in memory of Benazir Bhutto, Mohatta. So we began March 8, 2008. Okay. After the passing, right? And it was to remind each other and the world that there's no limit to the number of incredible Pakistani women. And so we had the first ever awards for women in Pakistan's history. There's of course the Tara Awards, which are gender neutral, but ours were the first time ever for women, and now it's year 15. Can you imagine? Oh, that's so great. तो तारा, अब जो है आने वाली बच्चों की आप बात कर रहे हैं कि उनको एजुकेट करना है, उनको कुछ सिखाना है, तो एज दाऊद फाउंडर आप क्या कर रही हैं? So हमारा responsibility, and all of our responsibility, is to ensure every child in Pakistan is educated. And although the laws in Pakistan are for both genders to be educated, in practice sometimes girls are not being educated. And many reasons. Now, one is funding. Even in public schools, when they come to certain villages, the schooling is still segregated. So if there's just a little money, the school will begin with the boys. Right? And then also we're the foundation that found Malala's friend, Shazian Khanat, who had been, of course, shot in that same shooting, missing fingers and hands and arms. Do you know last June the security guard shot another girl and injured another in Swat? So hamara safety of girl education is an issue. So both there's funding, there's safety, and there's cultural elements. Tara, आपकी चाय आ गई है। कड़क चाय। कड़क चाय। इतना pampering you do, so thank you. ज़बरदस्त। तारा, अगर हम बात करें इस वक्त बहुत ज़्यादा आपने एक बड़ा अच्छा इसमें अभी राशन डिस्ट्रीब्यूशन की 2000 फैमिलीज़ के लिए ज़बरदस्त, वो क्या था? और स्पेशली शायद 106 ज़कात एजुकेशन के कोई दिया, वो क्या है? So okay, so first for food rations, alhamdulillah, we've given 35,000 so far, and we have zakat and sadaqah separate. So we usually give zakat at certain times like Christmas and Easter, and we give zakat very much in Ramzan. And this is extremely important because hamara responsibility in our religion, and mera degree is in Sharia law and finance. So it's very much so. We have special funds in Dawood Global Foundation that are just earmarked zakat, sadaqah, and even khairat. You know, so we do it that way, and then there's normal donations and whatnot, but we keep alag. And so zakat is always done according to the rules of Islam. So this time we gave 2,000 families from 15 areas of Karachi. And in the past, of course, we've done flood relief victims and gone all over interior Sindh and so forth. But this time, 2,000 families, missing legs, arms, blind people, you know, really those in need. And I'll tell you guys that many people say to us, you must teach someone to fish rather than giving a fish. But in Hamara nation, there's many people who have nothing. So we have to begin with giving them strength and then help them.
ये बड़ी अच्छी बात की है मैं लोगों के लिए। तो कह रहे हैं कि हमारा ये मकसद ये है कि लोगों को मछली ना दी जाए, मछली पकड़ना सिखाया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक तो सदका खैरात ज़कात के मामलात भी, वो भी जैसे बताया सेपरेटली, लेकिन मैं कहता हूँ एजुकेशन जो गर्ल्स के लिए कोई एजुकेशन का कोई स्कॉलरशिप भी शायद 100+, वो क्या है? So we have many types of scholarships. So we have our bachelor scholarships through Ladies Fund. We have international travel scholarships for those studying abroad. But at core, we have our Educator Girl. And Educator Girl scholarships are regular vocational training for jobs, and there's Zakat. So last week we gave every single Zakat qualifying girl at Beirut. We paid for the education. And so we want to grow that and ask for all your help in that. We also partner with Smile Again Foundation, and they do the surgeries for girls who are burn victims. And what we do is we're educating them vocationally so that they can have jobs. So we just joined together for trainings in cooking, jewelry making, beauty, different skills, and they get starter kits. So if they do jewelry making, they will do the course, plus they'll get a starter kit to make the jewelry. Because I really believe every single person, every single woman can do anything if we enable it. So Tara, are you guys giving scholarship on merit basis, or who are, you know, deserving? So Hamara bachelor scholarships and international travel are very competitive and merit based. Hamara Zakat is only need based. Even our bachelors and all, there's a need first and then comes the competition, but they're very hard. So there's a big merit component. But pure Zakat, like we gave every single girl who qualified for Zakat. And at Beirut, and at Smile Again Foundation, every single girl they asked us who was a burn victim, we gave 100%. So this time we did 100 women. And so for Zakat, we take the merit out and we give pure Zakat. It's the full need base. But for bachelors and all, it's very much merit. जो आपने म्यूचुअल फंड पे बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान स्टेट ऑयल के एडवाइस बोर्ड में भी हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अभी आपको एक अवार्ड 8 मार्च को वो भी दिया। इतना ज़्यादा काम तारा कैसे कर लेती? It's 24 hours in a day. आपको क्या मोटिवेशन कहाँ से मिलती है इतना सब लोगों के लिए करने के लिए? See, everything comes from Allah. Allah gives himmat, Allah gives ideas, and Allah gives opportunity. So there's nothing without him. So when opportunities come, family legacy भी आपका ये है ना कि वो भी बहुत ज़्यादा. We're very lucky. हमारा very बहुत बरकत है. You know, because my late father taught me the most important thing is service, and he said giving people jobs. And through Educate a Girl, we educate the girls, and then there's also a whole process of trying to encourage them to get those jobs. And even in the for-profit work, of course, the corporate sector, Hamara Industries, is all about feeding families, giving them medical care, you know, opportunities, and of course their salary. So that's how you make a difference in a nation, especially Hamara nation. So many people are leaving or wanting their children to leave now in the current climate. But you see, if we build this nation, we have to protect it and stand guard and find more ways to build security for those in our country. तारा लेडीज़ फंड की अगर हम स्पेशली बात करें, लेडीज़ फंड में डिफरेंट क्या आप लोग काम कर रहे हैं? ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं कि हाँ ये वाला जो फंड है वो बर्न विक्टिम्स के लिए, ये वाला फंड है जो एजुकेट अ गर्ल के लिए, तो वो उसका क्या पॉइंट है? So Ladies Fund's purpose is financial security for women. It stands for women in economic power and economic voice. So one, we're trying to make girls and women secure through education and jobs, through knowing how to manage their money and so forth. And we partner with State Bank of Pakistan for loans for women entrepreneurs. So the things range from the national awards for women to power lunches, our partnership with the UNDP and the British for special speed networking and other lunches, and now with the UN SDGs, Sustainable Development Goals. Then you have your incubation center, the Barak Center, Pakistan's first incubation center for women. Then we have our food rations, and we've crossed 35,000. We have distributed 10,000 wheelchairs across Pakistan. We've crossed 3,500, and I was just in Peshawar with the team.
my first visit to Peshawar, which by the way is the most hospitable and best food in Pakistan. It's incredible, Peshawar, for those of you who haven't yet been. And we gave wheelchairs, we did girl education, and we met with orphans. कराची की मेहमान नवाजी भी कराते हैं। Karachi, and I love the food. Burns Road लेके जाना पड़ता है। I eat at Walid, I love Burns Road. The food is too good. But I'm saying you must one day in life try Peshawar. It blew my mind. You must make a trip one day and shoot the show in Peshawar. Sure. I've only been once for 40 hours, but I was impressed. Okay. So all these different things, food rations, hand pumps, solar lights, so forth. Then with Educate a Girl, I named all the different types of those. And inshallah, on June 20th, we'll be having an event in New York. We've already had events in Toronto, New York, London, DC, and Kuala Lumpur, where we have Pakistani women, expats. This time we're going to be doing Muslim women from different countries, led of course by amazing Pakistani women. अच्छा, अभी भी अगर हम तारा बात करें, पाकिस्तान में जो women से बड़ी depressed हैं, यहाँ बहुत issues हैं, उनको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की जाती है। Exactly, बहुत ज़्यादा issues हैं। तो क्या तारा के माइंड में है कि हम अब नेक्स्ट में ये करने जा रहे हैं, ये प्लान है हमारे नेक्स्ट के कि women को और empower किया जाए? So I think what's most important is to speak to the women and ask them what would make them happy. Too often we have programming often funded by foreign countries that says this is what Pakistani women should do or be or think or feel or study. Why don't we learn more about what our women enjoy, what our girls enjoy? Once you enjoy what you do, time flies and you excel. Yeah, you're right. Actually, this is important. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, what is this? ये क्या है? Khajur, Ramadan Kareem. Oh. Try one. Today's the last time we can eat. So open it, try a khajur. Everything is local, made in Pakistan, grown in Pakistan, and we did a tasting and we chose what we think is some of the most delicious khajur in Pakistan because we believe very much in buying local. कड़क चाय के साथ. Okay, thank you. And you know, there's so much nutrition in dates. Okay. सुबह सुबह खजूर खाना बहुत अच्छा है. खजूर बहुत फायदेमंद है. But just try it. Isn't it delicious? Yes, it is. You open it, try. It's a particularly they went through tastings of all the different ones, and we want sustainable, and ideally we try to find those grown by women, which is much harder. बहुत मजे की भाई. Isn't it? और सबसे अच्छी बात ये है कि जिस पैक में है, इसका जो मैसेज है वो बहुत ज़बरदस्त है. मुझे ग्लासेस उतारने पड़ेंगी. आप ये मैसेज पढ़ के सुनाएं. क्या है? ये खुला हुआ डब्बा. इसलिए गिर ना जाए. Believe in her dream. और पाकिस्तान को ऊपर बढ़ाना है, बिजनेस बनाना है, हेल्दी रहना है और पैसे कमाने और पैसे बचाने भी हैं और अपनी कम्युनिटी को जो है वो एम्पावर करना है. इतने सारे मज़े के इसमें मैसेजेस हैं, विच इज़ वेरी ग्रेट बिकॉज हमें आई थिंक सादा खजूर का डब्बा मिलता है, उसके अंदर कोई ऐसे मैसेज नहीं होते. तो ये बहुत अच्छा पैगाम है कि हाँ खजूर भी खाइए लेकिन साथ साथ जो है वो बहुत अच्छे मैसेजेस भी इस पर हमें दिए गए हैं ऑन स्पेशली ऑन रमजान. तारा, ये जो आपके मैसेजेस हैं इस पे, क्या वाकई आप बिलीव कर रही कि इस वक्त हमारी जो गर्ल्स हैं स्पेशली एजुकेटेड गर्ल, वाकई इतना उनमें पोटेंशियल है कि वो इतना टैलेंट है कि वो ये सब कुछ कर भी सकते हैं? Yes, so for example, we began Educate a Girl with Shazia and Kanat, the two friends of Mala Yusuf. Then what happened was, we started Educate a Girl vocational training in communications and journalism. And we have 18 alumni who are news anchors. Mashallah. And the reason we did it is so that girls' voices could be heard. And we said there's always the same 2-3 women in Pakistan who speak everywhere. And no one ever even calls or thinks of the other voices. So what we did is we called them to the front and the girls were so shy. They didn't even want to speak in the classroom. And we said, what would you say if you knew the whole world was listening? And then they'd say something and we said, guess what? Put it on Twitter, which is now X, and the whole world can hear it. And suddenly these little girls felt so empowered. And they felt that even if they thought their voice would never be heard, that there was now a way for it to be heard. And then they never stopped talking. Then they enjoyed. तारा, हमारे सोसाइटी में
एक ये भी है कि हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं या बच्चियाँ, उनको मोटिवेट नहीं किया जाता उस तरीके से, या उनको पता ही नहीं है कि टैलेंटेड हैं वो माशाल्लाह, बट उनको ये नहीं पता कि उन्हें कौन सा पाथ चूज़ करना है, कौन सा कैरियर है जो उनकी एबिलिटी के हिसाब से। हाँ, कैरियर काउंसलिंग, तो उस पर कोई कुछ काम करें आप लोग? So yes, so in 2010 we began Pakistan's first entrepreneurial conferences. Now there's hundreds. Okay, when we began, it was the first ones that had rags to riches Pakistani stories. So we had 2/3 women who were the winners of the awards, and 1/3 was men. Recently, भी आपका entrepreneur it's really special for 2 or 3 months. And what we did is we had like the founder of Student Biryani. I've never heard of him before or after on a conference, and we would get these people who no one knew their stories, and then anyone in the audience says, I can't do it, I'm a girl. We showed all these amazing winners, Nilofer Saeed, and Samia Raj, all these amazing women entrepreneurs, and it continues the list, and mountaineers like Samina Big. Then they'd say, but we have no money, so we showed people without money. We showed people, they said, no bijli, no connections, and everyone would share their story of starting from nothing. Because before we did that, the trend in Pakistan was to put a foreign speaker, and they would have fancy event, foreign speaker. What we did is we flipped it, and we had local speakers, because I was speaking at these events at IBA or other places, and people would come to me and say, Tumhara family, Tumhara paisa, it's easy for you. So I said, I'll show you, you can do it. And I proved it with the conferences. And that was the motivation I had. And my team loved it. And we partnered with 10 universities, and the whole event was organized by these universities. Now each university has their own entrepreneur club. So it's less of a need now for what we're doing. But in those days we started this. That's so great. ये तो ज़बरदस्त है कि अभी कहाँ से कहाँ जो सफ़र शुरू किया था वो आज कहाँ पे पहुँच गया। लेकिन अभी मेरा जो क्वेश्चन था आपसे कि अभी क्या और करने का प्लान है, क्या कि ये करना है, अभी ये रह गया है, अब की बात 2024 में मेरा ये गोल है, ये प्लान है, ये हमने करना है। So 2024 today is going to be the last few days before Ramadan begins. And what is the purpose of Ramadan? To think of Allah, to pray. And I also believe to let your dreams find you, to listen to your life purpose. Some people would call it meditate, but prayer is also a form of meditation. So instead of me saying, ye mera goal, that's mera goal, ye mera foundation goal, ye goal for women Pakistan, I have said to 2024, I am going to step back and let mera dreams find me and unfold, and where we're needed, we will be. क्योंकि आपके कोई ना कोई ड्रीम्स होते हैं, आप उसके पीछे भागते ही रहते हो, डिज़ायर के पीछे तो लाइफ आपकी चलती जाएगी, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप वेट करो और देखो। कि थैंक यू सो मच तारा फॉर ज्वाइनिंग अस, आपके साथ बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े की आपने बातें की और बहुत अच्छे आपने जो पैकेज रमज़ान के बताए, और ख़वातीन के लिए जितने भी आप काम कर रहे हैं आगे उसके लिए भी बेस्ट विशेस। बहुत से अवार्ड जो हैं वो भी आपका वेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तारा, थैंक यू सो मच। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ और बातें करेंगे और मेहमान देखते रहिए दुनिया बोले। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक, दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहेंगे। रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही महंगाई जो है वो आम खड़ी हुई है। माह रमज़ान से पहले महंगाई का अज़ाब आ चुका है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.1% इजाफा देखने में आया, जबकि मजमूई शरह 32% से भी ज़ायद होगी। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक प्याज, आलू, टमाटर, बीफ, मटन और अंडे समेत कई अशिया महंगी हो गई हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं इस हवाले से। रिपोर्ट यही है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। अच्छा, ये हमारे यहाँ ये होता है कि अब सऊदीया में अगर हम देखें कि वहाँ पर जो है रोज़े होते हैं तो तमाम तर प्राइस जो है वो नीचे आ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर कुछ भी हो, रमज़ान इतना माह मुबारक हम लोगों ने बरकतें समेटनी होती है ना। मसला ये है कि लाहौर में जाफर बिन यार वहाँ पर मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी जाफर, आगाह कीजिएगा, लाहौर में क्या सूरत हाल है? रमज़ान मुबारक के लिए बाजार भी लग रहे हैं, लेकिन महंगाई फिर भी वैसी है। जी बिल्कुल मुदस्सर, लाहौर में कोई अच्छी सूरत हाल नहीं और अच्छी खबरें हमें सुनने को नहीं मिल रही, क्योंकि महंगाई का जिन
वो फिर बेकाबू हो गए। और ये बदकिस्मती है कि कल से रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो रहा है, लेकिन आज से जो है महंगाई शुरू हो रही है। मैं इस वक्त लाहौर के एक इतवार बाज़ार में खड़ा हूँ, इसे सस्ता बाज़ार भी कहा जा सकता है। ये शादमान में जो लाहौर का पोश एरिया है वहाँ पे लगा हुआ है। अगर मैं सबसे पहले आपको बात बताऊँ तो डीसी की जानब से जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनकी जानब से रात एक प्रेस रिलीज जारी की गई, रेड लिस्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया अदरक है वो 500 रुपये है, लहसुन है 590 है, और जो टमाटर है 155 रुपये है। इस तरह फ्रूट का रेट है, सेब है 200 रुपये है, केला 180 रुपये। लेकिन मुदस्सर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेड लिस्ट लगी हुई है, कुछ सब्जियों की लगी है। ये देख ले, लहसुन लिखा हुआ है 650 रुपये, उसके पीछे अदरक लिखा हुआ है 600 रुपये। इस तरह टमाटर की कीमत यहाँ पे जो डीसी के मुताबिक है वहाँ पे 135-40 रुपये है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा बताई जा रही है। कुछ सार्फिन भी मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे आप बताइएगा आप सस्ती अशिया यहाँ लेने आए हैं, आपको मिल रही हैं यहाँ से? नहीं साहब, कुछ भी नहीं मिल रहा। 2 दिन पहले मैं आलू 50 रुपये किलो लेके गया हूँ, बिलीव करें, अब 70 रुपये किलो मिल रहे हैं। ठीक है, टमाटर मैंने लिए हैं 130 रुपये किलो के हिसाब से, अब ये दे रहे हैं 180 रुपये किलो के हिसाब से। और मैं इसलिए से इधर आया था कि चले भी रमज़ान बाज़ार लगा होगा, चीज़ें हमें सस्ती मिल जाएंगी जैसे पहले मिलती रही हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ हमें। जी मुदस्सर, आपने सुना कल रमजान शुरू हो रहा है, लोग आज तैयारी के लिए निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि लोग आए हैं सस्ते बाजार में महंगी चीजें खरीदने के लिए। लाहौर में ये हालत हो गई है। कराची का अहवाल जान लेते हैं, मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, कराची में क्या सिचुएशन है? रमजान मुबारक का आगाज हो रहा है और अशिया क्या सस्ती हुई हैं? रमज़ानुल आमद की आमद से कबल ही महंगाई जो है वो अपने उरूज पर पहुंच गई है। और इस वक्त हम गुलशन इकबाल के बचत बाज़ार में मौजूद हैं, और बचत बाज़ार में बराए नाम भी बचत इस वक्त नहीं हो रही है। सब्जियों की अगर बात की जाए तो सब्जियों की कीमतों में तकरीबन 50 से 100 रुपये फ़ी किलो जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। कमिश्नर कराची की जितनी भी लिस्ट हैं उसके मुताबिक चीज़ें जो हैं फ़रोख्त नहीं की जा रही हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहूँगा कि मैं आया था यही सोच के कि बाज़ार में कुछ सामान सस्ता मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी सस्ती नहीं है, लिहाजा हम वापस जा रहे हैं यही सोच के कि जब यहाँ सस्ता नहीं है देखते हैं कहीं और ट्राई करते हैं, या 4-5 दिन इंतज़ार कर लेते हैं, शायद कोई रेट कम हो जाए। हम तो पूरी दुनिया में रमज़ान मुबारक में चीज़ें कम हो जाती हैं, यहाँ महंगाई कर लेते हैं। माफिया यहाँ बैठा हुआ है, दबा के पैसे कमा रहा है, लोगों गरीब लोगों को तंग किया हुआ है। इतनी तनख्वाह में कहाँ काम होता है? 15 तारीख को तनख्वाह ख़त्म हो जाती है। ये लोग इतनी महंगाई की हुई है कि आदमी ख़रीद नहीं सकता। लहसुन 240 रुपये किलो जो कि छिला हुआ है, और जो पहले 120-130 रुपये था, अब छिला हुआ लहसुन एक वो 250 रुपये का दे रहे हैं ये लोग। प्याज 230-240 रुपये चल रहा है। तो मिर्ची 100 रुपये पाव चल रही है, जबकि 30 रुपये 40 रुपये कम से कम पाव होती है। बहुत ज़्यादा चलो 50 रुपये हो जाए महंगी, लेकिन अब 100 रुपये इन्होंने 80 रुपये 100 रुपये की हुई है। तो मतलब कोई शहरी जो हैं वो मुश्किलात का शिकार है, और उनका यही कहना है कि जो गुज़िश्ता हफ्ते चीज़ें जिन रेट्स पे फ़रोख्त की जा रही थी, आज रेट्स जो हैं उनसे तकरीबन 50 से 70% जो हैं वो ज़्यादा फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और मुत्तई शहरी ऐसे हैं जो कि मायूस होकर खाली हाथ लौटने पर यहाँ से मजबूर हैं। जी बिन यार लाहौर की सिचुएशन से आगाह कर रहे थे, और अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अब्दुल रऊफ साहब, चेयरमैन हैं होल सेलर एसोसिएशन के। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये चल रही है कि होल सेलर ग्रॉसरी एसोसिएशन की जानिब से बार बार हुकूमत से बातचीत भी हो रही है कि जिस कीमत पर गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है हम उस कीमत पर चीज़ें नहीं दे सकते हैं। रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्यों नहीं दे सकते सर सरकारी रेट्स पर, क्या वजह? अच्छी बात कही आपने, सरकारी रेट पे क्यों नहीं दे सकते, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जहाँ प्रोडक्शन होती है, जैसे आप गन्ना ले लें, तो गन्ना तो जाहिर सी बात है हमारा अपना क्रॉप है। अब गन्ना हम लेंगे, फिर शुगर मिल में जाएगा, फिर जाके होलसेल में पहुंचेगा ना, यही है ना, एक सिस्टम है। चेन टू चेन ही काम हो सकता है। अगर आप कहें कि जी चीनी अगर एक मिल, जो मिल वाले अगर देते हैं 133 रुपये की, तो वो 123 में क्या होलसेलर बेच सकता है? पहला सवाल। 10 रुपये नुकसान करके बेचेगा हज़ारों टन? अच्छा, नहीं बेच सकता ना। बिल्कुल। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि अगर हमारे कमिश्नर साहब हों या मेरी वज़ीर आला सिंध और मेरी सर्जिल इनाम मेमन से भी बात हुई थी, मैंने इनसे यही बात, मेरी तजवीज़ है कि जो एक्स मिल प्राइस है जो उधर से शुगर मिल मालकान दे रहे हैं, उससे आप 2 रुपये ऊपर इसलिए रखें कि 1 रुपये 50 पैसे किराया लगता है,
और आप समझ रहे हैं 25 रुपये 50 किलो पे देने पड़ते हैं। तो अगर वो बेचारा अगर होलसेलर भी 500 वो बेच देता है बैग्स, तो 20,000 रुपये कमाएगा, जिसमें अपनी दुकान भी होगी, सब होगा। हम बोलते हैं मैकेनिज्म वो बनाएं जो अमल दरामद करा सके। हम ये ऐसा ना करेंगे जी हम 123 में देंगे, कहाँ से देंगे, पूरे कराची में चीनी नहीं है अभी, बेचेगा कौन? अच्छा आप मुझे अंदाजा लगा लें, जो आपने ढेर लगाया है, अभी मैं आपसे एक एक मौजू पे बात करके आगे निकल जाऊंगा। देखें ये यूटिलिटी स्टोर है जिसका बिल लगा हुआ है, दिखाएं आप जरा। ये 3 किलो उन्होंने बोला 1 किलो नहीं बेच देंगे, आपको 3 किलो देंगे। अच्छा। इसका 155 रुपए रेट है। 466 रुपए जी सर, 155 रुपए हुए ना 3 किलो के। जी जी बिल्कुल, ऊपर लिखा हुआ है 155। 3 किलो 155 रुपए किलो। क्या वो सब्सिडी इदारा नहीं है? आप होलसेल वाले की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो सब्सिडाइज इदारा है ना, 60 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है। 155 रुपए, और आपको कितने का कहा जा रहा है? 123 में बेचें। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि जब मिल से ही जहाँ से प्रोडक्शन होके आती है उनका रेट ही 133-34 है, तो वो 136 में बिकेगा ना होलसेल में, रिटेल में जाके 140 में बिकेगा, 155 में तो नहीं बिकेगी ना भाई। ये सब जो चीज़ें हैं मैं आपसे बार बार अभी एक एक चीज़ को मैं आपको करता जाता हूँ। सेकंड आप चलें आटा, ठीक है, आटा बेसिक खुराक है, किसी को कुछ मिले या ना मिले आटा मिलना चाहिए। हाँ। आटा मिलना चाहिए। देखिए भूख ऐसी चीज़ है कि हमें अब पाकिस्तानी भी बनना पड़ेगा, एज ए मुसलमान हमें सोचना भी पड़ेगा। और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना 1 माह होता है ना, उसमें तो कम से कम रिलैक्सेशन दें। लेकिन हम तो जो गरीब लोग हैं वो तो 12 महीने ही भूखे हैं ना भाई। 1 महीना हम रमज़ान का ज़रूर कहते हैं बाबरकत महीना है, लेकिन उसमें भी हमें तो सुधरना है ना, चाहे होलसेलर हो, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे हमारी, उसमें सुधर जाए ना, फिर सस्ती चीजें। देखिए कोशिश करनी लाजमी है। अब आप गंदम को देखें जी, कि अभी इंपोर्टेड गंदम आ रही है 95 रुपीज़ की, ठीक है जी, क्योंकि हमारी जो फसल है अभी 15-20 दिन बाद मार्च में शुरू हो जाएगी। ओके, शुरू हो जाएगी। जहाज़ पे जहाज़ लगे हुए हैं इंपोर्ट के। 103 रुपये की गंदम थी, वो आज 95 की हो चुकी है। हम आपके टीवी के तवस्सुत से और फ्लोर मिल मालकान से भी हाथ जोड़ के दरख्वास्त करते हैं, और कमिश्नर साहब से, वज़ीर आला सिंध से, कि बेसिक आइटम है कि पानी से रोटी खा ली जाए। तो उसके रेट जो अभी मुकर्रर हैं वो 123 रुपये 2.5 नंबर के हैं। ये और की बात कर रहे हैं? जी होलसेल की, होलसेल। और 133 रुपये फाइन आटा है। हम उनको ये तजवीज़ देना चाहते हैं आपके टीवी के तवज्जुह से, ना तो फ्लोर में नुकसान करे, हम नहीं चाहते, और ना हमारे आवाम को कोई नुकसान हो। तो हम यही चाहते हैं कि इसका रेट जो है ना 115 रुपये 13 रुपये 1 मिल और 15 रुपये 2.5 नंबर हो जाना चाहिए, रेट कम कर दी जाए। और दूसरा फाइन आटा 122 रुपये तक 1 मिल होना चाहिए। सब में उसको प्रॉफिट है, सब में। मैं आपको डिटेल देता हूँ कि सब में फ्लोर मिल को भी नफ़ा है और हर आदमी खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे। जहाँ हम रिटेल पे जाते हैं तो 160 रुपये किलो का आटा है, तो चेक एंड बैलेंस वहाँ करना पड़ेगा आपको, जो डायरेक्ट कंज्यूमर है रिटेलर, जहाँ 30% अब बिकता है। तो वो आप रोज़ बोलते हैं, रोज़ बातें करते हैं हम और आप, महंगाई 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 कहाँ है? जो अवाम जाती है 1-1 किलो आधा किलो लेने या 2 किलो लेने, वहाँ महंगाई है। तो अब हम एक दोनों चीज़ें यहाँ पर सूरत हाल है, लेकिन एक और चीज़ है जो इम्पोर्ट हो रही है और वो भी बड़ी ज़रूरी है, वो है दालें। यस, बहुत अच्छा सवाल है आपका। कहीं पहुँचेंगे तो सही ना आपकी बात से। हाँ, तो वो देखिए हम उनकी तो फिर सिचुएशन इससे भी आगे चली जाएगी। हाँ, अब वो आपके पास आ रही हैं दालें, तो अब मैं आपको बात करता हूँ। देखिए 80% हमारी दालें इम्पोर्ट है, ये पूरी दुनिया को पता है। हम ज़राअत में पीछे रह गए, मान लिया आपकी बात, लेकिन ये जो लिस्ट उन्होंने अनाउंस की है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अक्टूबर 2023 की लिस्ट को अनाउंस किया और 24 में मार्च में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया उसी रेट में। अच्छा, अब आप मुझे बताएं 2023 अक्टूबर या 2024
मार्च को काउंट होगा। अच्छा, मुझे ये प्राइस लिस्ट कब तय होगी? मार्च में ही होगी ना, फरवरी में होगी। बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं कि हर दालों में मैं अभी आपको एक एक चीज बता देता हूं ताकि आपको वाज़ेह हो जाएगा। ये सबसे जो अवामी चना, यस सर 266 रुपए यूटिलिटी स्टोर का। ये बहुत अच्छा आपने बात की और मैं अभी आपको सामने ही कर देता हूँ ताकि अच्छा है कि काम अभी निपटाते हैं आपको, पिलाया इसीलिए हूँ आपके पास। बाकायदा उन्होंने नैब का भी लगाया हुआ है इसका। नहीं, मेरे पास सब होगा। काला चना क्या बोल रही हैं आप? ये दाल चना है जी, दाल चना की बात कर रही हैं जी। 230 रुपए किलो है, 230 रुपए। और ये चना दाल आप देखेंगे ये कितने की बिक रही है भाई? ये 266 रुपए। इसको खोल दें, आज हमारी बात को रखें और आप मुझे दें, जहमत ना करें, जहमत। आप 2 मिनट 1 मिनट खोलें, कोई मसला नहीं है। ये पाकिस्तान हमारा, ये चैनल हमारा है, ये मुल्क हमारा है, खोलें इसको। अच्छा, खुल गए। ये आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको। ये खुल गया। खोल दें, आप नीचे कर दें, नीचे कर दें। ये देख लें, ये दाल है, ये फैल जाएगा, ये फैल जाएगा ना। तो आप इसमें देखें, इसमें होल हुए हैं, होल देखें आप जी। अब ये देखें, ये कीड़ा खाई हुई दाल या इसमें पाउडर भी है, तो क्या ये क्वालिटी है? हाँ। इसके ऊपर आप रेट भी ऊपर ले रहे हैं। अब आप चलते जाएं, आगे भी चलें, दूसरी भी दाल उठाएं सर, उठाएं सर। दाल चना है, ये बताया जा रहा है कि एक तो आपको प्राइस भी एंड देन फिर क्वालिटी भी इतनी खराब है। अच्छा, तो चावल की बात, ये चना है। हाँ। जो भी उठाना चाहे रेंडमली करें आप काम को। चना है जी सर। चने का रेट क्या है जी आपके पास? आप देखें ना, 406 रुपए। यस सर, बहुत अच्छी बात कही जी सर, बहुत महंगा है। अब देखें, आप काबुली चने पे आ जाएं। काबुली चना नंबर 2 300 रुपए किलो। ये रेट कौन सी है? ये सर हम होलसेल और की बात कर रहा हूँ, 300 रुपए होलसेल पे 300 रुपए और 406 रुपए यूटिलिटी स्टोर पे। जी सर, ये सब्सिडाइज इदारा है। और जब आपसे ये होलसेल से 300 रुपए में लेके जाया जाता है, हाँ। जी एक आम जो दुकान है जी सर, या फिर बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो किस रेट पे बेच रहे हैं तकरीबन? सर देखें, वो भी हम बात कर लेते हैं कि देखें डिपार्टमेंटल स्टोर या मिडल जो डिपार्टमेंटल से नीचे आ रहे हैं, या आप समझिए किराने की दुकानें आप ले लें। लेकिन देखें, आप लम्हा फिक्री है उसके ऊपर 30% बढ़ा दें हमारे होलसेल से। आज भी मैं चैलेंज करता हूं, आप आज भी सर्वे करना चाहें, 330 और 350 तक हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। नहीं, 360-70 बिकेगी, लेकिन इससे सस्ती होगी। बहुत हैरान कौन है कि यूटिलिटी स्टोर पे एक चीज होलसेल पर 300 है और यूटिलिटी स्टोर पे वो 406 रुपए की है। लेकिन मैं आपको माजरत के साथ कह रहा हूँ कि ये छोटा चना भी है जिसके हमारे पास रेट आ रहे हैं। शॉपर में नजर आ रहा है। अच्छा जी, आपको मेरी बात सुने, ये शॉपर में नजर आ रहा है। और आपको मैं इसकी बता भी दूं, काबुली चना 2 नंबर जो है वो 270 रुपए का है। लेकिन आप उसको छोड़ दें, अब आगे चले। इस सारे अमल में फिर आवाम कहाँ जाएगी? अब बात करते हैं हम। अब इन चीजों को 2-3 आप रेंडमली घी तेल ले लें। ये नंबर 1 का मैं नाम नहीं लेता, नंबर 1 का। नंबर 1 तो आप कुछ भी नहीं होता, सभी नंबर 1 है। नहीं, नंबर 1 से मुराद ये है कि सबसे महंगा ऑयल जो है पाकिस्तान में एक कंपनी का, ये उसका है। नहीं सर, ये ब्रांडेड नहीं होता है। ये जो भी तेल है ना, अपनी पसंद से मैं लिख दूंगा, रऊफ इब्राहिम मेरी अपनी है। अच्छा, तो मैं उसको लिख दूंगा। पीछे और ही है। अच्छा, कुछ और वाला है। आप उसको आप ना करें ताकि किसी के साथ वो नहीं करना मार्केट का। घी और ये जो ऑयल है, अब उसका रेट आप बताएं, 2 मिनट में पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ है जी, ये तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, 485 रुपए। जी सर, 485 रुपए। 485 रुपए तेल का रेट है। और यही तेल पाउच है, ये पाउच है। और यही तेल 380 रुपए का खुलेआम रिटेल में बिक रहा है। वो खुला तेल तो वो खुला है ना, ये भी तो खुला है, थैली में पैक होता है भाई। ये कोई डालडा थोड़ी है, ये सोया सुप्रीम थोड़ी है। लेकिन पैक तो हुआ है ना। ये ले, मैं भी पैक वाला आपको दिखा देता हूँ, 380 रुपए किलो है। क्या हो गया इसमें? अच्छा, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि पैकिंग में भी 380 का मिल जाता है। यस सर, थैलियों के पाउच की बात कर रहा हूँ मैं। आप मुझे ब्रांड की बात कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आपके टीवी पे उसका ब्रांड निकले। सही। अच्छा, मैं यहाँ अच्छा घी की बात कर लें, 435 रुपए का है। घी की भी बात कर लेते हैं। सुपर बासमती राइस। यस सर बताएं। अच्छा, इसकी प्राइस देखते हैं जी, ये 325 रुपए है। ये तो यस सर। लेकिन ये देखें भी ना कितना, नहीं वो सुपर बासमती लिखा हुआ है। एक मिनट आप पूरी चीजें उठाएं, अभी आपने कुछ भी नहीं देखा। 326 रुपए। देखिए, आप देखें, सुपर बासमती है हमारे पास। ये आया आपका सुपर बासमती,
ओके, ये आप देख लें, इसके जो रेट हैं 260 रुपए किलो है। अच्छा, यस सर। सुपर बासमती। और जी, सेले होलसेल का में रेट क्या आ रहा है जी? कौन सा सेला आप मांग रहे हैं? 11-21 सुपर कर्नल क्या सेला है? ये 21 है। 21 है ना? 11-21 का आप बताएं रेट क्या है यहाँ पर? आप बताएं उधर से। आज मैं बताता हूँ आपको। सेला बासमती नंबर 1 ये 290 रुपए किलो है, लेकिन यहाँ 370 रुपए है यूटिलिटी स्टोर के। सर और चलें, आगे चलें और चलें। आप मुझे रेंडमली पूछें। अच्छा, अब हम चलते हैं। ये अब आप चलें, अब आप बात कर लेते हैं ना आप कमिश्नर वाले मामले के हवाले से, जिस पे आपकी बात। देखिए, मेरा कहना या किसी पे एतराज उठाने से सवाल नहीं है। हम चलते हैं वहाँ जहाँ हम किसी को पहुँचा सकें, आवाम की खिदमत कर सकें। अच्छा, वैसे हम मुसलसल रब्ता कर रहे हैं, वो भी मैं बात करता हूँ कमिश्नर साहब से, लेकिन उनका नॉट रिस्पॉन्डिंग पे नंबर आ रहा है। हम चाह रहे थे कि उनसे बात हो कि क्योंकि आवाम का असल मसला है, यहाँ होल सेलर्स हों, यूटिलिटी स्टोर हो या डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो, कोई भी हो, लेकिन आम आदमी को वो कीमत मिलनी चाहिए जो एक्चुअल कीमत है। और कम से कम रिलीफ रमज़ान मुबारक के महीने में उनको कुछ ना कुछ तो हो सके। अदरवाइज सूरत हाल ये हो जाएगी कि लोग जैसे फलों का बाइकआउट कर रहे हैं, फिर वो खाने पीने का भी बाइकआउट। सर 2 मिनट दे मुझे। ये जो हम बातें कर रहे हैं ये आवाम की बातें हैं। जाहिर सी बात है, हुकूमत ने इम्प्लीमेंट कराना है, ना तो मेरी कोई रिट है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आवाम तक ये बातें पहुँचें और लोग सुने, और हमारे गवर्नमेंट हुक्काम जो भी सुने, वफाक भी सुने, सूबा भी सुने। अब सवाल सबसे बड़ा हम ये कह रहे हैं कि 60 अरब रुपए की जब सब्सिडी आप इस तरह ज़ाया कर रहे हैं, मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म से भी, चारों वज़ीर आला से भी, और कमिश्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी, सबसे कह रहा हूँ कि जब 60 अरब रुपए की मुसलसल कंटिन्यू आप सब्सिडी चला रहे हैं, जिसका लम्हा फिक्रिया ये है कि उनको गरीब आदमी को सस्ता नहीं मिल रहा है, तो आप इसका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिस पे अभी 17 अरब रुपए की वज़ीर आला साहब ने बहुत अच्छा साइन है कि उन्होंने अनाउंस किया 5000 रुपये, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। दूसरी बात, ये डायरेक्ट कंज्यूमर तक आप रसाई कैसे कर सकते हैं? इसका वाहिद हल है कि आप उसका वाउचर दें, जिससे बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम में आपने क्या नहीं सर, आप पहले बात समझे सर। 60 अरब रुपए आप ज़ाया हो रहे हैं ना अभी तो, पहले आप तो फुल ज़ाया, जिसमें किराए भी जा रहे हैं तो तनख्वाहें भी जा रही हैं। आप सिंपल एक चीज़ को समझने की कोशिश करें कि वो 60 अरब रुपए को हमने बचाना है। सही। अब हमने 2000 का या 3000 का एक राशन कार्ड इशू किया, वो किसी भी किराना स्टोर से जाके वो अपना माल, चीनी चाहे चीनी ले ले, आटा चाहे आटा ले ले, वो ले ले ना, उनकी जेब, गरीब को तो कुछ मिलेगा ना। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि एंड पे जाके फिर वहीं भी महंगी, वहां पे भी 370 के मिलना है ना। मेरी आप बात समझे, मैं वो बात आपकी समझ गया हूँ कि जो 60 अरब रुपए की डायरेक्ट सब्सिडी है, उसको इस तरह से सब्सिडाइज किया जाए, आम आदमी अपनी मर्जी की चीज ले लेना, किसी को नहीं लेना तो वो ले ले, जो है वो दाल मसूर ले ले, आटा ले ले, हाँ जो भी लेना है। लेकिन मसला ये है कि जो कीमत है, अब देखें 2 करोड़ लोगों को 2.5 करोड़ 3 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी है, मतलब चीजें हो जाएंगी ना, 3.5 करोड़ के लगभग उन्होंने फिगर बनाया। अब एक मिडिल क्लास आदमी है ना, जो इस वक्त 50, 60, 70 हजार लाख रुपए तक कमाने वाला, वो नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो उस आम आदमी के लिए तो 230 की चीज 230 में मिलनी चाहिए। 1 मिनट सर, आपको मैं बताना, जो पॉइंट आप ले रहे हैं मैं भी दे रहा हूँ आपको, कि आप अंदाजा लगा लें कि ये 60 अरब रुपए की सब्सिडी, मैंने मान लिया कि ये चीनी अगर वो बेचारा लेने जाएगा तो उसको महंगी मिलेगी, लेकिन पूरी जेब तो नहीं कट जाएगी ना भाई, उसको 3000 में से 2500 तो काम आएंगे ना, ये तो पूरी जेब कट जाती है। वो तो सोचे ना सर कि हमें सब्सिडाइज इदारे को प्राइवेटाइज करना चाहिए और ख़त्म कर देना चाहिए। ये 500 स्टोर है, उनको बंद करें, फौरी तौर पे इक़दाम उठाएं। और अब हम चलते हैं कमिश्नर साहब की बात पे। देखें, हमारी जो लिस्ट है और कमिश्नर साहब की लिस्ट है, तजाद कहाँ है? अच्छा, आज इस हवाले से कोई मीटिंग भी होने वाली है? आज मीटिंग है, इंशाल्लाह फाइनल होगा जी। और दूसरी बात है, कमिश्नर सलीम राजपूत साहब हैं, उनके ऊपर लोड भी ज़्यादा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बहुत से काम करने और वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। आपकी और कमिश्नर साहब की सारे लड़ाई के अंदर आम आदमी जो है, देखें, आपने आज बहुत अच्छी बात कही कि आवाम को बिसरा नहीं चाहिए ना, हम रियलिटी पे बात करें। अब ज़ाहिर ईद भी है, रमज़ान भी है, और घरेलू खातून या घरेलू जो लोग हैं वो तो बस अपना आई थिंक ये ग्रोसरी में लगेंगे। देखिए मेरी बात एक मिनट,
रियलिटी पे हम जाएंगे ना तो जल्दी अमल दरामद करा देंगे। आप मुझे बोलें 10 रुपए की चीज आप 8 रुपए में बेचें तो 35-40 करोड़ रुपया डेली का नुकसान कराची नहीं बर्दाश्त कर सकता। बर्दाश्त कोई कोस्ट टू कोस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाना चाह रहे हैं। भी कम रह गया इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में। लेकिन ये तो आप कर लें, मेन बेसिक है। मैं इस पे आज आपकी बात हो जाती है ना, तो उसके बाद मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसका अनाउंस कर देता हूं। ब्रेक हमें बड़ा जरूरी है। देखें ब्रेक तो होना, ब्रेक के बाद ले लें, तो ब्रेक के बाद हम कंज्यूमर राइट्स पे बात करेंगे आपसे इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में। मेरी बात सुने, ये देखिए नाराज ना हो ना, देखिए आप भी नाराज ना हो, बात को समझें। आप कंटिन्यू अगर आप 1 सेकंड भी नहीं देना चाहेंगे तो यहाँ पहुंच ही नहीं सकता मैं। चले मैंने आपसे कहा, देखिए महंगाई करना है हमने, तो हम आपसे ये कहते हैं कि आटे की क्यों बात कर रहे हैं हम, क्या इसको सस्ता करें, चीनी क्यों बोलते हैं हम सस्ता करें। हम वो चीजें भी जो अभी लिस्ट है कमिश्नर साहब की, उससे भी हम कुछ कम करना चाहते हैं कि आपने गलत लिखी है, उसको नीचे कर दें। चलेंगे अब आपकी मीटिंग में फिर देखते हैं कि वो क्या। हम ये चाहते हैं कि आवाम के लिए रिलीफ कैसे मिले। सही, नो प्रॉफिट नो लॉस। दोनों बैठ के कोई ना कोई हल आवाम के लिए जरूर निकालें ताकि मामला क्लियर हो सके। बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात होगी। देखते रहिए दुनिया बोल रहा है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम टू दुनिया बोल है नाजरीन। माह रमज़ान से पहले ही महंगाई का असाब आ गया है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.11% इजाफा देखने में आया है, जबकि मजमूई शरह 32% से ज़ायद हो गई है। और इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है और जिसके मुताबिक प्याज, आलू, टमाटर, बीफ, मटन और अंडे समेत कई अशिया महंगी हो गई है। बिल्कुल, और सूरत हाल ये है कि रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, यूके या साथ ही साथ यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़, फिर इसी तरह मिडल ईस्ट में वो रमज़ान मुबारक की ना बाकायदा ऑफर्स लग रही हैं और दिखाया जा रहा है कि रमज़ान मुबारक से पहले इतने की थी चीज़, अब इतने की हो गई है रमज़ान मुबारक की खुशी में, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हैं या दीगर ममालिक हैं। और ऐसे ही दीगर त्यौहार भी आते हैं, क्रिसमस होता है, ईस्टर होता है, हम देखते हैं वहाँ पर भी ये सिचुएशन होती है। यानी कंज्यूमर के लिए कहीं ना कहीं रिलीफ है। लेकिन पाकिस्तान में सारी बरकत रमज़ान मुबारक की समेटनी होती हैं दुकानदारों ने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने। हमारे साथ इस वक्त शाहरुख अब्बास गोंदल साहब मौजूद है। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कनाडा में बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन आज कराची में मौजूद हैं, आए हैं पाकिस्तान विजिट। शाहरुख अब्बास गोंदल साहब, वैसे रमज़ान मुबारक के बिल्कुल आगाज़ में आप पाकिस्तान में हैं, लेकिन वहाँ भी आपको काफ़ी अरसा हो गया बाहर रहते हुए। पहले आप मेरे ख्याल यूके में स्टडीज़ करते रहें। ये जो पाकिस्तान में और बाहर बीइंग ए पाकिस्तानी, आप पहले तो मैं आपसे ही जान दो, फिर आपसे बात करते हैं बीइंग ए लॉयर, ये फ़र्क वाकई आप इतना बड़ा देखते हैं कि यहाँ पर सारी बरकतें दुकानदार और ज़ख़ीरा अंदोज़ समेट रहे हैं और वहाँ लोगों को वाकई रिलीफ होता है? ये बात तो खैर सच है कि पाकिस्तान और वेस्ट में स्पेशली रमज़ान के महीनों में तो बड़ी ह्यूज डिफरेंस नज़र आता है। इवन तो वो दुकानदार या वो स्टोर जिनके ऊपर आपको वैसे कोई मुस्लिम स्टोर चीज़ें नज़र नहीं आती, वहाँ पर भी स्पेशल ऑफर्स लगी होती हैं। अच्छा। कि रमज़ान आपके लिए बाकायदा प्रॉपर सेक्शंस बने होते हैं जहाँ से आप डिस्काउंटेड फूड्स और प्राइसेस ले सकते हैं। एंड कंज्यूमर राइट्स की जो आपने पहले बात कर रहे थे आप लोग, देखिए कंज्यूमर राइट्स सब प्रोटेक्टेड होते हैं जब कंज्यूमर खुद अवेयर भी हो। हमारे यहाँ एक अवेयरनेस की भी कमी है कि लोगों को पता नहीं मेरा राइट क्या है। जब आप चीज़ परचेज करते हो तो उसकी एक क्या स्टैट्यूटरी लिमिट्स हैं, कितने दिनों में आप वो चीज़ रिफ़ंड कर सकते हो, कब ले सकते हैं और दुकानदार से कब आप कोई चीज़ डिमांड कर सकते हैं। तो अवेयरनेस का होना भी बड़ा ज़रूरी है। और सेकेंडली मेरे ख्याल है यहाँ पर जो लाज तो हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में आके फिर प्रॉब्लम है कि लोग उनको टू कैजुअल ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। सही। अच्छा, तो पाकिस्तान में अब आप क्या समझते हैं, कंज्यूमर राइट्स हैं क्या? पाकिस्तान में कंज्यूमर बोर्ड है, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं यहाँ पर। और अगर किसी जगह पर एक कंज्यूमर कोर्ट अच्छे तरीके से काम कर रहा हो तो वहाँ पर आपको उसके एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। आपकी चीज़ों की क्वालिटी से लेकर, रिटर्न से लेकर, आपकी एज आपके राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब ये अब आप दुकान से लेकर निकल गए चीज़, उसके बाद हम जिम्मेदार नहीं है। देयर इज अ स्टैट्यूटरी लिमिटेशन, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज थिंग्स। लेकिन बात यह है कि जब सिस्टम में एक्सेस के लिए जाते हैं तो रेड टेप बहुत ज़्यादा है। लोग बेचारे जब सिस्टम में इंसाफ या रिलीफ लेने के लिए जाते हैं ये छोटी छोटी प्रोडक्ट्स के लिए, तो उन्हें लगता है इससे ज़्यादा तो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा चीज़ को रिकवर करने में, तो पीपल से लेट इट गो। बट अगर आप अपने राइट्स को सही तरह स्टडी करें और द वेरी फर्स्ट डे
जब आप किसी शॉपकीपर से या किसी जगह से कुछ सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसको अच्छे तरीके से रीड करें, मेक श्योर करें कि आपके जो राइट्स हैं उसमें लिखे हुए हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आप अपनी कंडीशंस को इन्फोर्स करें तो यू कैन ऑलवेज विन। ये आप तो बड़ी वो बुकिश बात हो जाएगी ना ये सारी की सारी, लेकिन हम कंपेयर थोड़ा करते हैं कि एक कनाडा है जहाँ पर आप रहते हैं, एक पाकिस्तान है, वहाँ क्या वाकई कंज्यूमर के जो राइट्स हैं वो इतनी एक्सरसाइज होते हैं, और स्पेशली उन राइट्स से और लॉ से डरता हुआ भी दुकानदार भी या बाकी कि यार ये कुछ कर ना दे मेरे हवाले से, क्या वाकई इतनी ज़्यादा है वहाँ? डरने से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि विल का प्रॉब्लम है वहाँ पर। विल है सिस्टम की, सोसाइटी की और लोगों की कि हमने अपने राइट्स को लेना है, और जो देने वाला भी उसे पता है कि अगर मैं राइट्स को नहीं दूंगा तो ये बंदा मेरे पास दोबारा नहीं आएगा। ठीक है जी, एवरीवन इज इन्फोर्सिंग देयर राइट्स। कई दफ़ा होता है कि हम लोग कोई चीज़ लेकर आते हैं, 10-15 दिन बाद लिटरली यू चेंज योर माइंड। इट्स नॉट कि चीज़ में कोई फॉल्ट है, आप वापस जाते हो रिटर्न इट एंड दे आस्क यू कैन बाय समथिंग एल्स। लेकिन ये यहाँ पर कहते हैं वापस नहीं लगाया होता है, बल्कि वो स्पेसिफिक कहते हैं दुकान से बाहर निकल जाएगा तो हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं, चाहे आप चीज़ को इस्तेमाल करें या ना करें। चलो वैसे यहीं पे मैं आपको, क्या ऐसा है वो ये करने के मजाज हैं दुकानदार कि ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, दुकान से जाएगा तो ये वापस नहीं होगा? पूरी दुनिया में वापस होता है, हमने देखा है। हरगज़ नहीं, इसमें बिल्कुल स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस होती हैं, उसके अंदर आप चीज़ दुकानदार को लाकर वापस कर सकते हो। अगर उसमें कोई छोटा मोटा डिफेक्ट है या आपने चीज़ यूज़ नहीं की, यू चेंज योर माइंड, और अगर चीज़ एज इट इज़ उसी कंडीशन में तो आप वापस कर सकते हो। यहाँ पर तो ये है कि बस है कि 2 दिन 3 दिन बाद अगर आप वापस आओगे तो बस फिर कोई चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस। कुछ कपड़ा ऐसा होता है कि आप खरीद लो एंड देन उसके बाद आपको 3 दिन बाद आपको लगे, आपने ट्राई किया, आपको साइज सा कुछ हुए तो वो मना कर देते हैं साफ। जनरली तो वैसे 15 दिन का स्टैट्यूटरी पीरियड होता है, आप कोई भी चीज़ रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी एक्सचेंज और रिटर्न में भी डिफरेंस है। एक्सचेंज तो आप कभी भी कर सकते हैं, रिटर्न का मतलब यह कि आप अपने पैसे वापस लेना चाह रहे हैं, दैट हैज़ अ स्मॉल टाइम ऑफ विंडो 15 डेज। लेकिन अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं और अगर आपकी चीज़ सही कंडीशन में, तो एज इट इज़ पॉसिबल, जब आप चाहें कर सकते हैं, इसमें कितना बड़ा। अब एक चीज़ जो है, अभी आपके आने से पहले होलसेलर्स भी हमारे साथ मौजूद थे, अब वो कह रहे हैं कि ये रेट ये है हमारे पास, अब वहाँ से निकलेगा दुकानदार के पास जाएगा, रिटेलर्स के पास, वो कह रहे हैं कि रेट वहाँ, अब चीज़ एक महंगी मिल रही है। इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या कर सकता है? देखिए, अब कुछ चीज़ें तो जो डेली नेसेसिटी की चीज़ें उस पर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आपको वो बाय करनी है क्योंकि आपने डेली यूज़ करनी है, और उसमें मेरा ख्याल है स्टेट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आपको एक स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग जो है वो देनी है। वो प्राइस है, जैसे कमिश्नर रेट जिसे हम लिस्ट होती है, डीसी रेट लिस्ट होती है, अब वो रेट लिस्ट है, उसके हिसाब से एक चीज़ फरोख्त नहीं हो रही, तो फिर क्या करना चाहिए? कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं? आप जा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, बिल्कुल। अगर आप एक दुकानदार महंगी रेट से ऊपर चीज़ दे रहा है जो कि सरकार की तरफ से निकला हुआ रेट है, तो हमारे आई थिंक छोटे छोटे जितने भी दुकानदार हैं वो सब कोर्ट में बैठे होंगे, बिकॉज यहाँ पे तो हर कोई अपने मनमाने प्राइस पे आई थिंक अगर 2-4 की एग्जाम्पल बन जाए ना तो बाकी सारे खुद ही ठीक हो जाएंगे। मसला सिस्टम में ये है कि क्योंकि हर एक को ये लगता है कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तो हम जो मर्जी कर लें। लेकिन जब सिस्टम इन एक्शन आता है तो उसके बाद डेफिनेटली उसका रिजल्ट बाकी सब पर भी आता है। कोई भी दुकानदार कोर्ट जाके बैठना नहीं चाहता, लेकिन उससे आप सबको पता है कि हमें लेकर ही कोई नहीं जाएगा, तो दैट्स व्हाई दे आर इजी। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर कोर्ट से मुराद ये होती है कि वो एक शाहरुख अब्बास गोंदल जैसा एक वकील करना पड़ेगा। अब मैंने 2 किलो दाल लेनी है तो मैं अब वकील साहब की फीस दूंगा। मैं कंज्यूमर कोर्ट की बात कर रहा हूँ, किस तरह कंज्यूमर कोर्ट में एक आम सारिफ जा सकता है? ये आसान है। कंज्यूमर कोर्ट में और जो दूसरी स्पेसिफिक जनरल लिटिगेशन है उसमें बड़ा डिफरेंस है। कंज्यूमर कोर्ट के प्रोसेस बड़े सिंपल हैं, स्ट्रीमलाइंड है, कोई भी बंदा जाकर उनको समझ सकता है। आई नो कि अगर आपने सिविल लिटिगेशन में जाना तो एक बड़ा कम्प्लेक्स लीगल स्ट्रक्चर है, आप उसको फॉलो करना है। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आपके लिए बाकायदा सेल्स बने हुए हैं जहाँ पर आप जाकर अपने वहाँ पर आपको इवन दो आपको जो है स्टेट की तरफ से समटाइम लॉयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं सिस्टम में एप्लीकेशन विदाउट एनी कास्ट। और कंज्यूमर कोर्ट की लिटिगेशन बड़ी समरी लिटिगेशन होती है, उसमें कोई आपको एक लंबे चौड़े पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। देयर इज अ बेसिक एप्लीकेशन यू हैव टू गिव, उसके ऊपर जज ने डिसाइड करना है। अच्छा शाहरुख, आपकी जो है कनाडा में भी लॉ फर्म है और वहाँ पर भी लोग आते हैं, फिर सारे अपने राइट्स की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के उस प्रोसेस में और कनाडा के प्रोसेस में क्या फ़र्क है? दो मेन डिफरेंस तो मुझे नज़र आते हैं। एक तो ये कि कनाडा के अंदर आपका सिस्टम इतना स्ट्रीमलाइंड है, सारा कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन बेस्ड है, आप घर से बैठकर ही सारा कुछ करते हो। यू डोंट नीड टू गो टू कोर्ट, किसी फिजिकल बिल्डिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन कोर्ट की वेबसाइट पे फॉर्म फिल कर दिया और मोस्ट ऑफ काम आपकी हियरिंग्स भी वर्चुअल ऑन द जूम वगैरह हो जाती है, तो लोगों के लिए एक्सेस है। वर्सेस यहाँ पर अभी तक बड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ लिटिगेशन चल रहा है। काम करने के लिए आपको वही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और इसके लिए आपके काफ़ी टाइम भी ज़ाया होता है और अल्टीमेटली ऑन देयर टाइम थिंग्स डजंट हैपन। सेकेंडली
कनाडा के अंदर, ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ पर एक रिफॉर्म्ड जुडिशल सिस्टम है, वंस दे सेट देयर इज अ डेट, अब उस डेट को या तो वकील ना रहे या जज ना रहे या आप ना रहे, वरना उस डेट को काम होना ही होना है। तो देयर इज नो वे कि डेट कैन बी चेंज्ड। हमारे तो यहाँ पर वर्ष तारीख वाला स्टाइल सो कैजुअल कि आप मतलब इट्स सो कॉमन, पीपल डोंट कंसिडर इट, बॉदर्ड इट। और मुझे जो चीज़ हैरान करती है ना कि इसमें ना सिर्फ ये कि आम बंदा तो सफ़र करता है, जो लॉयर्स या जुडिशल सिस्टम है वो भी कैजुअल है, इट्स ओके, तारीख पढ़ती रहती है। दैट्स समथिंग वेरी डेंजरस फॉर द ट्रस्ट ऑफ पीपल इन जुडिशल सिस्टम, क्योंकि टाइम इज़ आल्सो वेरी सेंसिटिव, और सम केसेस में अगर आप एक टाइम क्रॉस कर गए तो उस चीज़ की तो वैल्यू नहीं रहती। स्पेसिफिकली कंज्यूमर इशूज़ में सो मैनी थिंग्स विच आर अदर पायरेशेबल और हैव सम एक्सपायरी डेट, उसके बाद उनका इस्तेमाल ही नहीं है, और अगर वो लिटिगेशन में पड़ी रहेंगी तो आप उसका क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो बाकी क्या आप वैसे तो कनाडा में हैं, लेकिन ये कि चीज़ों में इन्वॉल्व में पाकिस्तान में भी रहे कि पाकिस्तान में वाकई कंज्यूमर कोर्ट्स में इस तरह से लोग जाते भी हैं, वहाँ पर उनके फैसले भी होते हैं, क्या यहाँ वाकई ऐसी कोई एग्जांपल्स आपको है? बहुत थोड़ी परसेंटेज जाती है, लेकिन जाते वो लोग जिनका अवेयरनेस है वो जाते ज़रूर है। मैं शायद मेरा सर्कल ऐसा है इसमें मैं बहुत से अपने दोस्तों को जानता हूँ, उन्हें तो जूता भी नहीं पसंद आया तो वो चले जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट में एंड दे गेट इट ओवरटर्न। लेकिन मसला यही है कि तो वैसे भी डर वकील चले जाते हैं ये भी खैर एक, लेकिन अवेयरनेस का मसला, अगेन मैं एंड पे यही कहूँगा कि ये सारा अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। अगर लोगों को अवेयरनेस हो और लोगों को इस बात का पुख्ता यकीन हो कि अगर हम जाएंगे तो हमें वहाँ से कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा, तो लोग ज़रूर जाएंगे। कि बहुत मेजॉरिटी लोगों को तो पता नहीं कंज्यूमर कोर्ट एक सेपरेट कोर्ट है, एक नॉर्मल कोर्ट भी है, क्योंकि सिस्टम में बिलीव ही नहीं है यहाँ पर, तो बहुत बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं, फिर राइट्स नहीं मिलते, तो फिर तो ये एक अलमी है। लेकिन देखिए ये चीज़ें सारी साइड बाई साइड चलती हैं। कंज्यूमर जो है वो दुकानदार के लिए भी पता शॉप्स वाले सबको भी है, अगर ये मुझे कहेगा भी ना कि मैं कंज्यूमर कोर्ट जा रहा हूँ तो उसे पता चल जाएगा कि ये इट्स राइट, लेकिन हम इन्फोर्स ही नहीं करते अपने। मैंने बहुत से काम सिर्फ धमकी से करवाए कि कंज्यूमर कोर्ट जो है कंपनी में इसी का मसला था, मैंने कहा कि आपके ये चीज़ें हैं, अगर आप इसको बर वक्त नहीं करेंगे तो मैं तो फिर आपको कोर्ट में लेके जाऊँगा कंज्यूमर कोर्ट। तो अगले दिन आगे उन्होंने ठीक समटाइम यू बिलीव मी कि आप सिर्फ लीगल नोटिस सर्व करें ना, एग्जैक्टली, तो उससे भी आपका काम हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी थोड़ी, हमारा भी स्टाइल कुछ ऐसा ही, हम लोग कहते हैं अच्छा यार आप आगे चलें, लेट्स लीव इट, इस काम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ नोटिस ही सर्व करें, जो कि एक रिक्वायरमेंट है, अगर आपने लिटिगेशन में जाना है कंज्यूमर कोर्ट में तो आपने 15-20 दिन का एक नोटिस देना है, और नोटिस ही इनफ होता है। उसके ऊपर या मेजॉरिटी ऑफ लोगों में देखा है वो कहते हैं चलाओ यार कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं, और दैट्स फाइन एज लॉन्ग एज आपको उसको कोर्ट में ले जाना जरूरी नहीं है, अपना काम निकलवाना जरूरी है, अगर इस तरह भी होता है तो व्हाई नॉट। अच्छा, लाहौर में मैं एग्जांपल्स आप कहें कि लाहौर में जब आज से तकरीबन 12 साल पहले मैं कुछ खबरें पढ़ते हुए ये बाकायदा कंज्यूमर कोर्ट में डेली की बुनियाद पर 3, 4, 5 केसेस होते थे और उन केसेस के हवाले से फ़ैसले भी होते रहे। तो मुझे रिमेंबर कि वो उस वक्त जो है वो ये सारी चीज़ें थी। तो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा अवेयरनेस जो आप बात कर रहे हैं गोंदल साहब, उनको उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या वहाँ पे अगर हम एग्जांपल है कि वहाँ पे कोई ऐसे केसेस, ऐसी चीज़ें आपके पास आपके लॉ फॉर्म में या वैसे आप जब देखते हैं कि कोर्ट में वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, जुर्माने होते हैं, लोगों के फैसले होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट तक बहुत हैवी जुर्माने होते हैं जी, और इनफैक्ट इन सम केसेस में तो कंपनीज बैंकरप्ट तक हो जाती हैं। अगर आप एक छोटे से भी इशू के ऊपर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है अगर आपने उसमें मिसचीफ किया या आपने इंटेंशनली किसी बंदे को जानबूझ के तंग किया। कुछ दफ़ा तो वाकई जनरल डिस्प्यूट होती है, क्लाइंट हैज़ सम अदर फैक्चुअल पोजीशन और कंज्यूमर और शॉपकीपर हैव अ डिफरेंट पोजीशन। तो देख, लेकिन अगर आपने किसी को जानबूझ के तंग करने के लिए या काम रास्ते में छोड़ दिया, पूरा नहीं किया, जैसे अमूमन हम घरों में कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं, वो काम आधा छोड़ के चले जाते हैं। इफ यू डू काम मिल गया, हाँ जी, वहाँ लग गए 15 दिन। इफ़ यू डू सच थिंग्स, वहाँ पर क्या है कि हर चीज़ की कुछ एक इंश्योरेंस और कुछ गारंटीज भी हैं। जब आपने मेरे घर में काम स्टार्ट करना है तो आपने पहले मुझे दिखाना है मैं 2 मिलियन का इंश्योर्ड हूँ, और अगर आप मेरा काम टाइम पर नहीं करेंगे या मेरे टाइम में कमी करेंगे तो मैं इस इंश्योरेंस से जाकर आपको अपनी ना सिर्फ ये अपनी पेमेंट निकलवा लूँगा बल्कि आपको भी मजीद आगे से प्रॉब्लम हो गया अगर कॉन्ट्रैक्ट मिले इसके लिए। तो इस तरह के बहुत से सिनारियोज प्ले करते हैं। सिस्टम देखें यहाँ पर भी आप बेहतर से बेहतरी की तरफ जा रहा है। वहाँ पर ऑलरेडी देयर इज नो पॉइंट कि हम ये बात को एग्री ना करें कि हमसे 50-100 साल आगे हैं सिस्टम में डेवलप करने में, लेकिन हमारे यहाँ भी इस चेंज को लाने में एजुकेशन का एक बड़ा रोल है, अवेयरनेस का बड़ा रोल है। और आने वाले दिनों में अब कंज्यूमर कोर्ट मुझे पता है इस वक्त जो मुझे इन्फॉर्मेशन है ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक कंज्यूमर कोर्ट ज़रूर है। तो विच इज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो छोटा सा गाँव देहात है वहाँ पर भी इसकी एक्सेस है और बड़े से बड़े सिटीज़ में एक्सेस है, लेकिन उसको यूटिलाइज़ करना तो हमारा काम है। हम कोर्ट में जाएंगे तो उसको यूटिलाइज करेंगे। हाँ, ये ज़रूरी है कि वहाँ तक जाएगा। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना कि एजुकेट होने का, एक तो एजुकेट वो है कि इस मुतालिक
कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, कंज्यूमर कोर्ट में आपने कैसे जाना है, अपना हक कैसे ले सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा अमूमी तौर पर जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, सिवाय आप वोकला के, पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी बस वो कहते हैं यार मिट्टी पाओते चलो आगे चलो, प्रेफर ही नहीं करते कि हाँ उस तरह से वो होता नहीं है। तो ये भी एक फ़र्क है कि लोग जिनको मालूम भी है वो भी नहीं जा रहे होते हैं वक्त की या उन चीज़ों की वजह से। ये हमारा कल्चरल इशू है एक्चुअली। हम लोग कल्चरली कुछ चीज़ों में ऐसे है कि मिट्टी पाओ जो स्टाइल हमारा, आपने बात की कि हम लेट इट गो कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को कैजुअली लेकर। इट्स नॉट अबाउट स्मॉल और बिग थिंग, इट्स अबाउट द प्रिंसिपल। लेकिन इट्स नॉट अबाउट कि मैंने $100 की चीज़ ली या 500 की चीज़ ली। इट्स अबाउट कि मैं एक्चुअली मेरे साथ किसी ने किस तरह बर्ताव किया और उस बंदे ने आया मुझे फेयरली ट्रीट किया है कि नहीं किया, नॉट अबाउट द नंबर। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि हमारा ये अलमिया है कि हम लोग पढ़े लिखे लोगों में भी इसका रुझान कम है कि बजाय से समझते इसमें टाइम बर्बाद होगा और हमें इन दी एंड इसमें फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। जिसकी एक रीज़न ये भी है कि एक्चुअली लोगों का सिस्टम में ट्रस्ट बहुत थोड़ा है। अगर सिस्टम में ट्रस्ट हो ना तो ये चीज़ें ना हो, तो सिस्टम को भी हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी ये देखना चाहिए कि लोगों का हमारे ऊपर एतमाद क्यों कम है, लोग कोर्ट कचहरी आने से क्यों डरते हैं, क्यों नहीं आते। उसकी वजह ये है कि शायद उन्हें टाइमली वो चीज़ें नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए और उन्हें अपने राइट्स प्रोटेक्टेड नज़र नहीं आते। लेकिन अगर चंद एक एग्जाम्पल्स ऐसी बन जाएँ तो उससे फॉर एग्जाम्पल फॉर श्योर अवेयरनेस में फ़र्क तो पड़ेगा। सही। अच्छा, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है कि लॉ में भाई अगर ये कोई कंज्यूमर है और उसके ये राइट्स हैं और वो चीज़ प्रूव भी हो गई है। हमारे यहाँ ये होता है ड्रैग बहुत किया जाता है चीज़ों को, डेट हो गई, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। इवन अगर हमारे यहाँ प्रॉपर्टी के भी केसेस हैं तो वो तो सालों साल चलते हैं, बंदा जिंदा नहीं रहता लेकिन वो प्रॉपर्टी के केसेस चल रहे होते हैं। प्रॉपर्टी तो चल रही होती है ना। हाँ, प्रॉपर्टी चल रही होती है, केसेस चल रहे होते हैं। अब इसमें भी ऐसे ये तो माइट भी लोग घबराते हैं कि हम क्यों करें, कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक आपको कंज्यूमर कोर्ट्स और जनरली समरी कोर्ट्स। समरी कोर्ट्स में आपकी एक बड़ी लिमिटेशंस होती हैं कि आपने विद इन सर्टेन टाइम फ्रेम मैटर को डिसाइड करना ही करना है। अब अगर किसी ने जानबूझ के लिंगर ऑन करना हो तो वो जितना मर्जी कर ले, लेकिन ये कि जनरली विद इन 6 मंथ 4 मंथ और सम टाइम इन 1 मंथ दे हैव टू गिव अ डिसीजन। तो वो कंज्यूमर कोर्ट में अगेन प्रोडक्ट, उसकी प्राइस, उसका पोजीशन, सारी चीज़ों को देख के डिसाइड होता है कि आया ये मैटर कितने अर्से में डिसाइड हो सकता है मैक्सिमम, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कंज्यूमर कोर्ट इज़ नॉट फॉर द लॉन्गर रन के 2-2 साल की लिटिगेशन चले। इफ़ यू फॉलो इट प्रॉपर्ली तो विद इन फ्यू मंथ्स इसका डिसीजन। बहुत से डिसीजन तो हमने ये भी देखे कि लोगों के जितने की चीज़ थी उससे डबल का फायदा भी मिल जाता है, कंपनसेशन में जाकर भी वहाँ पे सेटलमेंट की सिचुएशन में। क्योंकि आप जब आप इफ़ यू वन अ केस आपको सिर्फ अपनी चीज़ नहीं मिलती बल्कि आपका जो केस पे एक्सपेंस हुआ है दैट आल्सो गेट यू हेल्प इन कटिंग द मैटर। बहुत शुक्रिया। शाहरुख अब्बास गोंदल हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर साहब, आप कंज्यूमर के जो राइट्स हैं यकीनी तौर पर इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है लोगों को खुद से कि बाकी हमारे ये राइट हैं, लॉ के अंदर चीज़ मौजूद है तो क्यों ना इसको हासिल किया जाए। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे 4 से 6। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।